नमस्कार दोस्तों, आप सभी के स्टडी फॉर यूपीएससी चैनल में स्वागत है। आज तारीख है 30 मार्च 2026 और आज का न्यूज़पेपर आर्टिकल डिस्कशन का ये वीडियो होगा। मार्च ख़त्म ही नहीं हो रहा है, 30 मार्च है आज और 26 जुलाई को ही आपका एग्ज़ाम होगा। पिछली बार एक बच्चे ने कमेंट किया था कि सर एग्ज़ाम का डेट आगे भी बढ़ेगा क्या। इन सब फेरों में मत पड़िएगा। बहुत सारे अभी से यूट्यूब वीडियोज़ आएंगे, तरह तरह के शॉर्ट आएंगे कि एग्ज़ाम का डेट आगे बढ़ेगा, ये वो सो, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होने जा रहा है। आपका एग्ज़ाम समय पर ही होगा। आज हम लोग क्या सब पढ़ेंगे तो थोड़ा सा डिटेल में एक टॉपिक को देखेंगे कि किस प्रकार से ऑयल क्राइसिस के कारण से फूड क्राइसिस जनरेट हो सकता है और यूरिया जो हमारे खेतों में सबसे ज़्यादा उपयोग होने वाला फर्टिलाइज़र है उसका प्रोडक्शन किस प्रकार से प्रभावित हो रहा है। इस टॉपिक को थोड़ा सा डिटेल में देखेंगे हम लोग। उसके बाद एक आर्टिकल आया हुआ है आज के न्यूज़पेपर में कि किस प्रकार से एसिमेट्रिक वॉरफेयर ने, असममित युद्ध प्रणाली ने दुनिया को झकझोर करके रख दिया है। क्या है इसके चैलेंजेस और क्यों इस प्रकार के युद्ध प्रणाली में अमेरिका जैसे जाइंट और बड़े सुपर पावर जैसे देश को भी पीछे हटना पड़ रहा है, इसको भी समझेंगे। इसके साथ में एक और टॉपिक है ऑयल प्राइस वाला, जो हमने पिछले वीडियो में छोड़ा था उसे भी हम लोग डिटेल में कवर करेंगे। हेडलाइन जो है वो अपने काम का भी नहीं है। युद्ध की जहाँ तक बात की जाए तो कहा जा रहा है कि पाकिस्तान मीडिएटर की भूमिका निभा रहा है वगैरह वगैरह, लेकिन 15-20 अप्रैल तक तो युद्ध कहीं भी नहीं जा रहा है। युद्ध चालू ही रहेगा क्योंकि यूएस के बहुत सारे फाइटर जेट्स और बहुत सारे सैनिक ऑन ग्राउंड ट्रूप्स उतारने जा रहा है और पहली बार युद्ध में ज़मीनी स्तर की लड़ाई के लिए भी यूएस अपने सैनिकों को ला रहा है। तो जब सैनिक आ रहे हैं इस क्षेत्र में तो वो भूजा खाने तो आएंगे नहीं, तो युद्ध लड़ने ही आ रहे हैं, इसलिए युद्ध अभी बंद तो नहीं होने वाला है। तो फिलहाल जो भी है इसको समझेंगे हम लोग आने वाले समय में। शुरू करते हैं आज का वीडियो। एक चीज़ और बता देता हूँ, अगर आपको अचीवर ग्रुप में जुड़ना हो तो जुड़ सकते हैं। अभी ज्योग्राफी का हम लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं, इससे पहले पॉलिटी का हमने प्रैक्टिस किया है। टेस्ट सीरीज़ से बेटर होता है डेली प्रैक्टिस। आप जिस दिन इस चीज़ को समझ जाएंगे उस दिन आप इस क्रोचिंग और भ्रांतियों से थोड़ा सा बच करके निकल पाएंगे। टेस्ट सीरीज उनके लिए होता है जिनका 100% सिलेबस तैयार हो चुका है, रिवाइज भी कर लिया है, देन आप टेस्ट सीरीज़ को उठा करके लगा सकते हैं। लेकिन अगर आपका सिलेबस तैयार नहीं हुआ है, आप डेली पढ़ ही रहे हैं टारगेट के वाइज से, तो आपको डेली प्रैक्टिस करना चाहिए, ना कि टेस्ट सीरीज़ में घुसना चाहिए। विदाउट टेस्ट सीरीज़ लगाए भी कई सारे बच्चे प्रीलिम पास करते हैं, ये मैं आपको पहले ही स्पष्ट कर रहा हूँ। इसलिए अगर आपको जुड़ना हो डेली प्रैक्टिस के लिए तो जुड़िएगा, काफ़ी बेहतर रहेगा आपके लिए। बाकी आपकी इच्छा है। पहला टॉपिक देखिए आज का क्या। इंडियन एक्सप्रेस में एक छोटा सा आर्टिकल जैसा है, कॉलम टाइप का, वी नीड ए ग्रीन एग्जिट फ्रॉम द यूरिया ट्रैप, ये इसमें कहा गया है, जिसमें इन्होंने सुझाव दिया है कि भारत को क्या करना चाहिए। दरअसल में इशू क्या है, अगर पूरे मुद्दे को डिटेल में समझेंगे तो हुआ क्या है, ऑयल क्राइसिस के कारण से, मैं समझाऊंगा, फर्टिलाइज़र क्राइसिस जो है यह पूरे दुनिया में ही उत्पन्न हो रहा है। मैंने आपको समझाया था कि किस प्रकार से फिलीपींस जैसे देश में लोग सड़कों पर चलने के लिए मजबूर हो गए क्योंकि गाड़ियों के लिए तेल नहीं है। क्यूबा को तो ब्लॉकेज किया हुआ है यूएस ने, तो इसके कारण से उसको तेल नहीं मिल पा रहा है। चाइना की इकॉनमी में भी स्लो डाउन देखा जा रहा है। भारत की अर्थव्यवस्था में भी स्लो डाउन की स्थिति बन सकती है। तो तमाम तरह के क्राइसिस के बीच, चूँकि ऑयल जो है वो फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री में भी उपयोग किया जाता है, कैसे किया जाता है मैं समझाऊँगा आपको। इसके कारण से पूरे दुनिया में ही फर्टिलाइज़र क्राइसिस हो गया है। ख़ास तौर से ऑयल इंपोर्ट करने वाले देश जैसे भारत और चीन, वियतनाम, ऐसे देश जहां पर ऑयल इंपोर्ट किया जाता है वहां पर यह क्राइसिस बन गया है। तो भारत ने सोचा कि हम चीन से ले लेंगे फर्टिलाइज़र, लेकिन चीन ने अपने फर्टिलाइज़र एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध लगा दिया कि हम किसी भी देश को एक्सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि उसका भी ऑयल इंपोर्ट प्रभावित हुआ है। इसके कारण से माना जा रहा है कि हमें इस बार इस खरीफ के सीज़न में फर्टिलाइज़र क्राइसिस देखने को मिल सकता है। अभी जो रबी का सीज़न है, इसमें रबी में बेमौसम बरसात ने अन्न के उत्पादन को प्रभावित किया है, तो खरीफ में फर्टिलाइज़र के कारण से चुनौतियां उत्पन्न हो सकती है। हालांकि सरकार के द्वारा बार बार कहा गया कि देश के पास में पर्याप्त मात्रा में अन्न के भंडारण हैं, जो कि सही भी है क्योंकि प्रोडक्शन हमारा सरप्लस में ही रहा है पिछले कुछ वर्षों में। तो यूरिया के जाल से निकलने के लिए इन्होंने सुझाव दिया है। पहले हम इस जाल को समझेंगे कि यूरिया का क्या प्रभाव पड़ता है, कैसे उत्पादन होता है, ऑयल सप्लाई चेन में फर्टिलाइज़र कैसे शामिल हो गया। उसके बाद से हम लोग भारत की समस्या और समाधान को देखेंगे।
पश्चिम एशिया के संघर्ष ने भारत की ऊर्जा और सुरक्षा, फूड इनसिक्योरिटी जो है हमारा, उसको ऊर्जा और सुरक्षा, एनर्जी इनसिक्योरिटी जो है वो फूड इनसिक्योरिटी की ओर बढ़ रहा है। लेकिन इसका सीधा असर भारत की खाद्य सुरक्षा पर भी पड़ने वाला है, क्योंकि यूरिया जो है वो काफ़ी हद तक आयातित गैस के माध्यम से हम लोग बनाते हैं। अगर उसका ट्रैप शुरू हो जाता है तो डायरेक्टली थाली पर असर पड़ सकता है। अभी तो किचन में गैस पर ही असर पड़ा है। भारत का यूरिया ट्रैप क्या है? भारत हरित क्रांति के समय से ही फसल के पैदावार बढ़ाने के लिए नाइट्रोजन हेतु यूरिया पर बहुत अधिक निर्भर है। दरअसल हरित क्रांति जी था, ये शॉर्ट टर्म में तो हमारे लिए बहुत बेनिफिशियल हुआ। देश को फूड सिक्योरिटी दिया, पेट भर के खाना मिला, खाना मिलने के कारण से देश में संपन्नता आई, स्वास्थ्य भी थोड़ा सा लोगों का सुधरा, जनसंख्या विस्फोट हुआ। तो इन सब कारणों में आपको दिखेगा हरित क्रांति, इन सब प्रभावों में हरित क्रांति मेन कारण था। लेकिन लॉन्ग टर्म में इसने बहुत नुकसान पहुंचाया, जैसे भौम जल प्रदूषण, भौम जल का दोहन, ग्राउंड वाटर के स्कार्सिटी जो जिसको कहते हैं, और इसके अलावा कैंसर जैसी बड़ी बीमारियों को भी बढ़ावा देने का काम किया। इसके साथ में इसने हमारी यूरिया पर जो हमारी निर्भरता थी उसको भी बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया। क्योंकि हरित क्रांति कैसे हुआ था, तो दो उसके पीछे कारण है। एक तो है फर्टिलाइज़र का उपयोग और दूसरा है उन्नत बीजों का उपयोग। उन्नत बीज का तो प्रोडक्शन हम कर लेते हैं, लेकिन फर्टिलाइज़र के प्रोडक्शन के लिए हमें बाहर पर निर्भर रहना पड़ता है, जैसे कि तेल, कच्चा माल जो है वो इसमें यूज़ किया जाता है। इसके साथ में हम कई बार फर्टिलाइज़र बाहर से इंपोर्ट भी करते हैं। तो खपत के आंकड़ों के अनुसार भारत में कुल उर्वरक खपत का 56%, सभी नाइट्रोजन युक्त उर्वरकों का लगभग 80% हिस्सा यूरिया का ही है। आयात पर निर्भरता है। घरेलू स्तर पर बनने वाले यूरिया में 80% से अधिक हिस्सा आयातित प्राकृतिक गैस, मैं बार बार तेल बोल रहा था, का उपयोग करके बनाया जाता है। कुल मिलाकर भारत में खपत होने वाला 90% यूरिया डायरेक्ट या इनडायरेक्ट रूप से आयात पर निर्भर है। यही वो क्राइसिस है जिसके बारे में मैं आपको समझाना चाह रहा था और जिसके बारे में सरकार भी कंसर्न है। उसकी चर्चा भी इसलिए नहीं हो रही है क्योंकि अभी खरीफ की बुआई शुरू नहीं हुई है और रबी की बुआई तो दिसंबर से पहले ही हो गई थी। तो इसके कारण सभी फर्टिलाइज़र चर्चा में नहीं है। लेकिन जैसे ही मई का महीना बीतेगा, मानसून का सीज़न आएगा, वैसे ही फर्टिलाइज़र की सप्लाई शुरू हो जाती है। उस समय ये क्राइसिस दिख सकता है, लेकिन मुझे लग रहा है कि उससे पहले ही कुछ ना कुछ इंतजाम हो जाएगा। राजकोषीय बोझ है, यूरिया सब्सिडी का बोझ 1980-81 में 500 करोड़ रुपए से कम था, जो बढ़ करके 1.65 लाख करोड़ रुपए हो गया है और सरकार को सब्सिडी भी देनी पड़ती है। ग्रे यूरिया बनाम ग्रीन यूरिया क्या होता है? ग्रे और ग्रीन का मतलब जब भी आए ग्रीन हाइड्रोजन, ग्रीन यूरिया, यानी कि उसके निर्माण के पूरे चेन में कहीं पर भी पर्यावरण को नुकसान नहीं पहुंचा है। ठीक, इसी को ग्रीन यूरिया कह दिया। या ग्रीन हाइड्रोजन क्या होता है? इलेक्ट्रोलाइसिस विधि के दौरान हमने जिस एनर्जी का, जिस बिजली का यूज किया है वो भी रिन्यूएबल सोर्स से आ रहा है, तो उसको ग्रीन हाइड्रोजन कह देते हैं। ग्रीन हाइड्रोजन होता है ब्लैक हाइड्रोजन, ग्रे हाइड्रोजन, अलग अलग। इसी के कारण से सब कैटेगराइज इसको किया गया है कि कौन कितना पर्यावरण को नुकसान पहुंचा रहा है। तो इमिशन जीरो होता है उसमें, ग्रीन हाइड्रोजन से कहते हैं। ग्रे यूरिया, इसमें हाइड्रोजन और CO2, हाइड्रोजन H2 प्लस CO2 दोनों जीवाश्म से प्राप्त किए जाते हैं। ग्रीन यूरिया, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस, नवीकरणीय बिजली के माध्यम से पानी से हाइड्रोजन निकाली जाती है और कार्बन कैप्चर तकनीक से वातावरण फैक्ट्रियों से, वातावरण से CO2 प्राप्त किया जाता है। और इसमें हमने इलेक्ट्रोलाइसिस जो किया H2O में से H2 को निकालने के लिए, जल में से H2 को निकालने के लिए, तो इलेक्ट्रोलाइसिस विधि में बिजली का खपत होता है। तो उस बिजली की खपत के लिए भी हमने जो बिजली लिया वो भी रिन्यूएबल सोर्स से लिया है, इसीलिए इसको ग्रीन यूरिया कह दिया जाता है। ये पूछा जा सकता है प्रीलियम में ऑप्शन बना करके कि ग्रे यूरिया ग्रीन यूरिया में क्या अंतर होता है। ठीक है, इसको जरूर याद रखें। ग्रीन यूरिया आर्थिक व्यवहार्यता होती है। इनके अनुसार से 2028 तक ग्रीन यूरिया नए प्लांट के लिए सबसे किफ़ायती विकल्प बन जाएगा। 2030 तक इसकी लागत से ग्रे यूरिया से 20% कम हो जाएगी। इन्होंने कहा है कि हमारे लिए ग्रीन यूरिया ज़्यादा किफ़ायती रहेगा क्योंकि इससे पर्यावरण को भी नुकसान कम पहुंचता है और उसके साथ में यह किफ़ायती भी हो जाएगा। 2025 से 2050 के बीच ग्रीन यूरिया की औसत लगभग में 475 प्रति टन होगी डॉलर में, जबकि ग्रे यूरिया की 540 प्रति टन के करीब में होगा, यानी कि किफ़ायती, कॉस्ट में भी कॉस्ट इफिशिएंट भी होगा।
इसके लिए राष्ट्रीय ग्रीन यूरिया मिशन चलाया जा रहा है। सरकार ने 20,000 करोड़ रुपये खपत किए हैं ताकि यूरिया के प्रोडक्शन में कहीं पर भी कोई पूरे चेन में पर्यावरण को नुकसान न पहुंचे। लेकिन जो आपको सीखना है उसमें वो है यहाँ पर एक चीज़ कि यूरिया उत्पादन का 90% हिस्सा ग्रीन हाइड्रोजन पर शिफ्ट करना है चरण 1 में। 2 में गैर रासायनिक खेती की तरह क्षेत्र को भी 30% बढ़ाना है। नाइट्रोजन युक्त उर्वरक में यूरिया के अनुपात को 30% तक कम करने के लिए सरकार काम कर रही है। लेकिन अब आते हैं मुख्य मुद्दे पर कि ऑयल क्राइसिस से किस प्रकार से यूरिया का संकट जो है यह क्रिएट हो सकता है, फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री पर क्या प्रभाव पड़ेगा। इसका सीधा सा कारण जो है वो दुनिया भर में भारत खेती के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाला यूरिया का खपत करने वाला देश में से एक है। चीन में भी बहुत ज़्यादा खपत होता है, यूएस में भी होता है, सभी जगहों पर यूरिया खपत होता ही है। यूरिया कारखानों में हवा या मिट्टी से नहीं बनता, बल्कि इसे बनाने के लिए मुख्य रूप से कच्चे माल के रूप में नेचुरल गैस का उपयोग किया जाता है। नेचुरल गैस का एलएनजी जो आप समझते हैं, एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस, लिक्विड तो इसको इसलिए बनाया जाता है ताकि इसका इंपोर्ट एक्सपोर्ट आसानी से कंटेनर में किया जा सके। बाकी नेचुरल गैस जो हम कतर से लाते थे उसी नेचुरल गैस का उपयोग करके फर्टिलाइज़र बनाया जाता है। दुनिया में सबसे ज़्यादा फर्टिलाइज़र उत्पादन करने वाले देश में इसीलिए रूस का नाम आता है, क्योंकि रूस जो है वो वहाँ पर नेचुरल गैस बहुत बड़ी मात्रा में उपलब्ध है और वो यूरिया का और तमाम तरह के फर्टिलाइज़र का उत्पादन भी खूब करता है। इसे ज़रूर याद रखें, कई बार पूछ लेता है ये सब छोटी छोटी चीज़ें। रासायनिक प्रक्रिया क्या है? प्राकृतिक गैस से हाइड्रोजन और CO2 निकाली जाती है, फिर इन हाइड्रोजन को हवा के नाइट्रोजन के साथ मिला करके अमोनिया बनाया जाता है। यूरिया में मुख्य कंपोनेंट नाइट्रोजन ही होता है, तो अमोनिया उससे बनाया जाता है। अंत में अमोनिया और CO2 को मिलाकर के यूरिया बनता है। इसलिए जब वैश्विक बाज़ार में तेल और गैस महंगे होते हैं तो यूरिया और फर्टिलाइज़र का सप्लाई चेन जो है वो पूरा उस पर प्रभाव पड़ता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कहाँ पर क्या चीज़ें उपयोग की जाती हैं। कई बार ये सवाल पूछ लिया जाता है कि पेट्रोलियम उत्पाद के बाय प्रोडक्ट कौन कौन से होते हैं। तो पिछले वीडियो में हमने सैटरडे के वीडियो में हमने हीलियम गैस के बारे में पढ़ा था, जो पेट्रोलियम के बाय प्रोडक्ट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। उसका भी इंपोर्ट एक्सपोर्ट प्रभावित हुआ है, जिसके कारण से पूरा का पूरा जो इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री है वो आजकल क्राइसिस से गुजर रहा है। भारत की भेद्यता क्या है? यूरिया ट्रैप भारत के लिए बहुत ज़्यादा है, क्योंकि भारत में बहुत अधिक खपत होता है। इसके कारण से भारत को इसको लेकर के काम करना पड़ेगा। समाधान क्या है? ग्रे यूरिया क्या है, ग्रीन यूरिया क्या है, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। तो ग्रे यूरिया और ग्रीन यूरिया, इसका समाधान जो है हो सकता है, ग्रीन यूरिया भी हो सकता है। और सबसे बड़ा जो समाधान है जो लॉन्ग टर्म में हो सकता है, समाधान 2 प्रकार के होते हैं, पढ़ाया भी है मैंने आपको। क्या होता है? एक होता है शॉर्ट टर्म में, तात्कालिक रूप से क्या है इसका, और एक होता है लॉन्ग टर्म में कि दीर्घकालिक समय में क्या समाधान। तात्कालिक में तो हो सकता है भाई नए स्रोत से हमें फर्टिलाइज़र खरीदना पड़ेगा या फिर फर्टिलाइज़र के लिए कुछ और करना पड़ेगा, है ना। लॉन्ग टर्म में क्या हो सकता है? नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग, जीरो बजट फार्मिंग, जो हम इतने सालों से पढ़ते आ रहे हैं, अब उसको युद्ध स्तर पर हमें अपनाना पड़ेगा, क्योंकि हम इसी साल से नेचुरल फार्मिंग पर नहीं जा सकते, नहीं तो श्रीलंका वाली हालत हो जाएगी, देश में विद्रोह हो जाएगा। क्योंकि श्रीलंका ने अचानक से ऑर्गेनिक फार्मिंग थोप दी अपने देश पर, फर्टिलाइज़र बंद कर दिया, तो वहाँ प्रोडक्शन शार्प डिक्रीज़ हो गया, गिर गया था। जब वहाँ पर विद्रोह हुआ था जनता का, तो उसमें ये भी एक बड़ा कारण माना गया था। चूँकि नेचुरल फार्मिंग, ऑर्गेनिक फार्मिंग को अगर आप लागू करते हैं अपने खेतों में, तो इसको 5-10 साल करीब में लग जाते हैं सही प्रोडक्शन आने में। कोई ऐसा थोड़ी ना होता पिछले साल तक ले खाद डाल के खेती करे, तो इस साल से खाद बंद कर दिया तो भी आपके फसल लहलाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं होता, फसल आपके कम हो जाएंगे। तो लॉन्ग टर्म में तो हम ये सब कर सकते हैं। शॉर्ट टर्म में हम अलग अलग प्रकार के स्रोतों से हम यूरिया इंपोर्ट कर सकते हैं, नेचुरल गैस इंपोर्ट कर सकते हैं, और उसके अलावा हम बने बनाए हुए फर्टिलाइज़र इंपोर्ट कर सकते हैं। तो ये कुछ हम लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म में समाधान कर सकते हैं। बाकी ग्रीन हाइड्रोजन भी इसका एक समाधान हो सकता है। सरकार की कई सारी नीतियां हैं, राष्ट्रीय मिशन को एक साथ लाना, राष्ट्रीय हरित हाइड्रोजन मिशन है एक। यूरिया का डी कंट्रोल, वर्तमान में यूरिया की कीमत सरकार तय करती है, जिससे कारखानों को नई ग्रीन तकनीक अपनाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो यूरिया को अगर डी कंट्रोल कर देगी सरकार तो भी एक उपाय हो सकता है। लेकिन डी कंट्रोल करने से क्या होगा?
प्राइस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा, किसानों की लागत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, फूड की कीमत बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। खपत को हम कम कर सकते हैं। नैनो यूरिया या फिर लिक्विड यूरिया जो भारत के ही संस्थान ने बनाया दुनिया में पहली बार, उस लिक्विड यूरिया को हम प्रमोट कर सकते हैं। पीएम प्रणाम योजना है, इसी के क्रम में रासायनिक उर्वरक के विकल्प और संतुलित उपयोग के लिए भारत सरकार की ये पहल है, जिसके बारे में आपको जानकारी होनी चाहिए। व्हाट ईरान ड्रोन, जिसमें कहा गया है कि फ्यूचर वॉरफेयर के बारे में, ईरान के ड्रोन हमले और भविष्य के युद्धों का स्वरूप। ये समझना बहुत ज़्यादा आवश्यक है कि किस प्रकार से ईरान, जिसे बिल्कुल ही समझा गया कि ये ऐसा कुछ नहीं कर पाएगा, और उसने यूएस और इजराइल जैसे देश को चैलेंज कर दिया। हालांकि ईरान लगभग में तबाह हो चुका है, लेकिन कोई आदमी तब तक नहीं हारता जब तक वो मन से हार न जाए। आप किसी को मार दो, लेकिन अगर वो हार स्वीकार नहीं किया तो वो नहीं हारा है। वही स्थिति है ईरान की। ईरान नहीं हारा, इसलिए नहीं हारा क्योंकि उसके पास खोने के लिए कुछ था ही नहीं। कौन सी उसकी इकॉनमी बहुत बूम कर रही थी, कौन से उसके नागरिकों की जीवन अच्छी थी। क्यों जीत रहा है ईरान? जो वहाँ के ईरान के सामान्य नागरिक हैं, सामान्य नागरिक, वो पहले इस रिजीम को पसंद नहीं करते थे। आयतुल्ला खामनेई और जो वर्तमान में इस्लामिक सरकार है वहाँ की, उसको पसंद नहीं करते थे। लेकिन इस युद्ध ने वहाँ की इस्लामिक सरकार और ईरान के लोगों को करीब ला दिया है, क्योंकि वो जो इस्लामिक सरकार थी वो सही साबित हो गए हैं कि यहूदी अर्थात इजराइल और अमेरिका जो है वो ईरान से नफरत करते और हमें तबाह करना चाहते हैं, क्योंकि इस युद्ध के पीछे कोई कारण और है ही नहीं। इसलिए ईरान का पक्ष थोड़ा सा मजबूत है। हालांकि तेहरान लगभग में तबाह हो चुका है। 5-5 हज़ार किलो के बॉम्ब गिराए गए हैं, जो एक तरीके से देखें उनके प्रभाव क्षमता को तो छोटे मोटे न्यूक्स के बराबर होते हैं। लेकिन फिर भी इसीलिए खड़ा है क्योंकि जो मुख्य चीज़ था, जो सरकार और जनता के बीच दूरी थी, वो कम हो गई। और उसने आज के युद्ध के प्रणाली के हिसाब से युद्ध लड़ा कि युद्ध कहीं पर भी हो रहा है, आप अगर इकोनॉमिक चीज़ों को कंट्रोल कर पा रहे हैं तो पूरी दुनिया भी बस हो जाएगी, दबाव बनाने लग जाएगी अमेरिका पर कि आप युद्ध को रोकें। तो ये क्या है? नया वॉरफेयर है जो ग्लोबलाइजेशन के कारण से उभरा है, जिसमें युद्ध भले ही दो देशों के बीच हो रहा हो, लेकिन उसका प्रभाव अगर आप पूरी दुनिया तक फैलाने में सफल हो गए तो आप जीत रहे हैं। यही चीज़ हुआ है। तो जरा अब इस टॉपिक को समझते हैं कि क्या है ये पश्चिम एशिया। रूस यूक्रेन ने यह साबित कर दिया। परसों मैंने सवाल भी दिया था, मिसाइल वाला सवाल दिया था कि मिसाइलों ने हाल के युद्धों में अपने प्रभाव को स्थापित किया है। इस संबंध में भारत की तैयारियों की चर्चा कीजिए। आप मिसाइल की जगह पर ड्रोन लगा लीजिए कि ड्रोन ने हाल ही में युद्ध में अपने प्रभावशीलता को साबित किया है। भारत की इस संबंध में तैयारियों की चर्चा करें। तो इस प्रकार के सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। एक मैंने सवाल दिया था कि एयर अटैक सिस्टम से ज़्यादा एयर डिफेंस सिस्टम भी आपके पास में मजबूत होना चाहिए। इसके बारे में बताएं, भारत की तैयारियों के बारे में बताएं, तो आकाश तीर सिस्टम इत्यादि की आप चर्चा कर सकते हैं। पश्चिम एशिया रूस यूक्रेन युद्ध ने साबित किया है कि आधुनिक युद्ध अब महंगे लड़ाकू विमानों से नहीं बल्कि कम लागत वाली तकनीक यानी कि ड्रोन आकार ले रहे हैं, जिन्हें प्राप्त करना आसान है लेकिन हराना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ईरान के पास जो छोटे छोटे ड्रोन थे वो तबाही बहुत ज़्यादा मचा रहे थे, और उसको गिराने के लिए अमेरिका के द्वारा करोड़ों करोड़ों रुपए डॉलरों के एंटी जो ड्रोन सिस्टम है वो उपयोग किए जा रहे थे। असममित युद्ध, एसिमेट्रिक वॉरफेयर कहा जाता है इसको बंधुओं। युद्ध का बदलता अर्थशास्त्र, यह पूरी बहस युद्ध की लागत पर केंद्रित है। इसे असममित युद्ध कहा जाता है, जहां एक सस्ता हथियार दुश्मन को करोड़ों का नुकसान पहुंचाता है। ईरान का ड्रोन बनाम अमेरिका की मिसाइलें। अब ईरान का जो ड्रोन है वो 6 से 24 लाख रुपए के बीच पड़ती है, जबकि इंटरसेप्टर की कीमत जो है, जो अमेरिका यूज़ का इंटरसेप्टर मतलब उसको गिराने वाली मिसाइलें जो हैं, उसकी कीमत क्रम में 8 करोड़ रुपए तक की पड़ जाती है। 8 करोड़ रुपए तक की पड़ जाती है। करोड़ों अरबों की मिसाइलों का उपयोग किया जा रहा है कुछ लाख रुपए के ड्रोन को गिराने के लिए। ठीक, वित्तीय रूप से टिकाऊ नहीं है। एक देश सस्ते ड्रोनों का झुंड भेज करके दुश्मन देश को दिवालिया कर सकता है, यही साबित कर रहा है। ईरान के शाहेद 136 ड्रोन ये इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। कामिकाजा ड्रोन इसको कहा जाता है, आत्मघाती ड्रोन कहा जाता है, जो अपने पर बम बांध के जाता है और टकरा जाता है किसी भी चीज़ से और उसे ध्वस्त कर देता है। इसके बारे में हम डिटेल में पढ़ चुके हैं, जिससे मैंने आपको DRDO के द्वारा बनाए जा रहे शेषनाग हथियार के बारे में बताया था,
जो इसी प्रकार से काम करता है। स्वर्ण ड्रोन होते हैं, बहुत सारे ड्रोन एक झुंड बना करके उड़ते हैं और एक दूसरे से संवाद करते हुए सिंक्रोनाइज वे में जाकर के अटैक कर देते हैं दुश्मन के ठिकानों पर। तो ये बड़ा ही घातक होता है इनको रोकना, क्योंकि इनको रोकना लगभग में नामुमकिन हो जाता है। उत्पादन और आपूर्ति श्रृंखला का संकट। महंगे रक्षा प्रणाली की एक और बड़ी समस्या उत्पादन की गति है। युद्ध के शुरुआती दिनों अमेरिका ने 800 इंटरसेप्टर मिसाइलें दागी, जबकि वो इतना प्रोडक्शन उसका नहीं था। इसके कारण से वो संवाद का सहारा लेता है कि हम आपसे बातचीत कर रहे हैं, पाकिस्तान मीडिएटर है। जबकि इस दौरान वो क्या कर रहा है, तो यूक्रेन में, दक्षिण कोरिया में और अलग अलग जगह पर जहाँ पर उसके इंटरसेप्टर है ना, उन सबको उठा के ला रहा है यहाँ पर युद्ध लड़ने के लिए। ठीक है। भविष्य के किफ़ायती समाधान। लेजर हथियार, ड्रोन को मार गिराने वाले डायरेक्ट एनर्जी वेपन्स। इससे जुड़े हुए सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। डीआरडीओ ने भी परसों ही इसका सफल परीक्षण किया है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन इसको कहा जाता है। डायरेक्ट एनर्जी वेपन, DEW इसको कहा जाता है। क्या होता है ये? लेज़र आपने बचपन में यूज़ किया होगा, लेकिन लेज़र बहुत पावरफुल होते हैं। अगर उसको यूज़ किया जाए युद्ध में, तो आने वाले समय का युद्ध जो होगा वो लेज़र का ही होगा। स्टार वॉर्स अगर आपने मूवीज़ देखी होगी, आयरन मैन वाली, तो उसमें लेज़र के हथियार आपने देखे होंगे। जो शक्तिमान अपनी आँखों से निकालता था वो लेज़र ही होता था, पता नहीं कैसे निकालते थे। तो डायरेक्ट एनर्जी वेपन जो होता है, यह लेज़र नीचे से किसी फाइटर जेट उड़ रहा है, उस पर अगर लगाया जाए निशाना तो उसको जला देगा, जिससे वो गिर जाएगा नीचे। डायरेक्ट एनर्जी वेपन इसलिए भी यूज़ किए जाएंगे आने वाले समय में, क्योंकि बेहद सस्ते होते हैं, सटीक होते हैं और इनकी मारक क्षमता बहुत ही घातक होती है। काउंटर ड्रोन और ध्वनिक प्रणाली। काउंटर ड्रोन एंड ध्वनिक प्रणाली। हवा में उड़ने वाले इंटरसेप्टर ड्रोन, जैसे अमेरिका का स्टिंग या मरपोस, जो मात्र $2000 से $4000 के बीच आते हैं। ये ड्रोन की आवाज़ लॉन मोवर जैसी सुनकर उसे हवा में नष्ट कर देते हैं। तो इस प्रकार की तकनीकों का उपयोग करना पड़ेगा। भारत के संदर्भ में भारत ने ऑपरेशन सिंदूर में इस प्रकार के तकनीकों का उपयोग किया और आकाश तीर जैसे डिफेंस सिस्टम का हमने उपयोग किया, जो बहुत ज़्यादा सही साबित हुआ, क्योंकि नॉट अ सिंगल मिसाइल हमारे ज़मीन पर गिरा जिसको पाकिस्तान के द्वारा दागा गया था। तो एक भी मिसाइल ने हमें हिट नहीं किया। आप समझ सकते हैं भारत के पास कितना मजबूत एयर डिफेंस सिस्टम है। आकाश तीर सिस्टम का नाम है, जिसमें बहुत सारे हैं, जिसमें S-400 400 से लेकर के आकाश प्रणाली जो है, एंटी ड्रोन की प्रणाली, वो भी इसमें शामिल है। तो इसे ज़रूर ही याद रखें कि क्या है ये मुद्दा, और इसके बारे में शेषनाग टॉपिक हम पहले ही पढ़ चुके हैं। एक और टॉपिक है आज का जिसको डिटेल में पढ़ना, कि भारत सरकार के द्वारा ऑयल पर जो टैक्स लगाया जाता था उसमें कमी की गई है। पश्चिम एशिया युद्ध का भारत पर आर्थिक प्रभाव और सरकार के कदम जो है। पश्चिम एशिया में चल रहे अमेरिका इजराइल युद्ध के कारण से ऑयल एंड गैस का संकट बहुत ज़्यादा बढ़ गया था। तो सरकार ने क्या किया, 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से विशेष अतिरिक्त उत्पाद शुल्क, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी जो लगाया जाता था, वो 10 रुपये प्रति लीटर के हिसाब से उसे कटौती किया गया है, जिसके कारण से प्राइस बहुत ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, इन्फ्लेशन कंट्रोल रहेगा, कंपनियों को भी नुकसान नहीं होगा। नहीं तो कंपनियों को बहुत ज़्यादा नुकसान हो सकता था, और इसके कारण से लोग जो हैं इसको सही भी मान रहे हैं। इसका उद्देश्य क्या है, इसको ज़रूर याद रखिएगा। SAED, स्पेशल एडिशनल एक्साइज ड्यूटी कहा जाता है। इसका उद्देश्य आम जनता के लिए पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतों को न बढ़ने देना, तेल विपणन कंपनी जो है उनको भी भारी घाटे से बचाना, यह इसका मुख्य रूप से काम है। राजकोषीय प्रभाव क्या पड़ेगा? अर्थशास्त्रियों का अनुमान है कि उत्पाद शुल्क में इस कटौती से भारत सरकार के सालाना 1.5 लाख करोड़ रुपये का राजकोषीय बोझ बढ़ सकता है। मतलब 1.5 लाख करोड़ रुपये सरकार को इससे प्राप्त होते थे सालाना, जो अब प्राप्त नहीं होंगे। निर्यात पर शुल्क। घरेलू बाजार में ईंधन की कमी न हो, यह सुनिश्चित करने के लिए सरकार ने डीजल और एविएशन टरबाइन फ्यूल के निर्यात पर भी कर लगा दिया, ताकि कंपनियां इसे बाहर न बेचें और देश में ही रहे। पेट्रोल डीजल की खुदरा कीमतें कैसे तय होती हैं, इसी को आपको समझना, इसी गणित को। सबसे पहला होता है जिसको कहा जाता है बेस प्राइस और भाड़ा। यह वह मूल कीमत है जिस पर रिफाइनरी जो है डीलरों को बेच देती है। अंतर्राष्ट्रीय कच्चे तेल की कीमत और रिफाइंड लागत के आधार पर जो रिफाइनरी है वो डीलरों को तेल बेचती है। केंद्रीय उत्पाद शुल्क फिर इस पर लगता है, यह केंद्र सरकार द्वारा लगाया जाता है। यह कि विशिष्ट कर है, यानी यह प्रति लीटर एक निश्चित रुपये के रूप में लगाया जाता है, जैसे 20 रुपये या 30 रुपये प्रति लीटर लगाया जाता है। तो जितनी बार आप गाड़ी में पेट्रोल डालवा रहे हैं ना, 20 रुपये 30 रुपये कम से कम सरकार को जा रहा है। टैक्स तो अभी बाकी ही है।
फिर डीलर कमीशन होता है, पेट्रोल पंप मालिकों को दिया जाने वाला कमीशन होता है। राज्य का वैट या बिक्री कर होता है, इसलिए राज्यों में अलग अलग होता है पेट्रोल डीजल का प्राइस। राज्य सरकारों द्वारा लगाया जाता है, यह एक मूल्यवर्धित कर है, यानी परसेंटेज के रूप में कुछ लगाया जाता है राज्य सरकार के द्वारा। राज्य का टैक्स वैट अपने आप बढ़ जाता है। जब बेस प्राइस या टैक्स सरकार बढ़ाएगी तो राज्य का भी वैट बढ़ जाता है। सरकार ईंधन पर इतना भारी टैक्स क्यों लगाती है? क्योंकि सरकार बहुत ज़्यादा इससे राजस्व कमाना चाहती है ताकि देश के विकास में उसका उपयोग किया जा सके। ठीक है, ईंधन को जीएसटी दायरे में क्यों नहीं लाया जाता? अब ये भी आपके मन में सवाल आना चाहिए। जीएसटी में अधिकतम टैक्स स्लैब 28% का है, जबकि पेट्रोल डीजल पर 40 से 50% तक का सरकार टैक्स लगाती है। बिल्कुल सही सुन रहे हैं आप, पेट्रोल डीजल पर सरकार के द्वारा 40 से 50% टैक्स लगाती है। अब जरा आपके दिमाग में एक और सवाल, जब हमने रूस से बहुत सस्ता तेल खरीदा तो कौन सा भारतीय बाजार में आपको 50 रुपये का तेल मिल गया? नहीं मिला। तो जनता तक तो उसका कुछ भी बेनिफिट नहीं पहुंचा। बेनिफिट गया किसके पास? तो ऑयल कंपनियों के पास। और भी जैसे ही तेल महंगा हुआ तो सरकार ने टैक्स कटौती करके किसका नुकसान किया? सरकार का नुकसान किया। तो कंपनियों को फ़ायदा हुआ जब तेल सस्ता मिला, लेकिन तेल महंगा हुआ तो सरकार को घाटा हुआ। सरकार को घाटा यानी कि आपका घाटा हुआ, देश का घाटा हुआ, मेरा घाटा हुआ। इसको कहा जाता है कैपिटलिस्ट इकोनॉमी। ठीक है, राज्यों की स्वायत्तता, शराब और पेट्रोलियम ही दो ऐसे प्रमुख उत्पाद बचे हैं जिन पर राज्य सरकार अपने मर्जी से टैक्स बढ़ा सकती है। वे इस वित्तीय स्वायत्तता को खोना नहीं चाहते, इसलिए सरकार शराब और पेट्रोल डीजल पर कभी भी जीएसटी नहीं लगाती है। हालिया कटौती का क्या व्यापक प्रभाव पड़ेगा? तो लॉजिस्टिक जो पूरा है, सड़कों के जरिए होता है, रेल के जरिए होता है, विमान के जरिए होता है, वो महंगा नहीं होगा। क्योंकि तेल अगर महंगा हो जाता तो ये सारा का सारा सिस्टम महंगा हो जाता। तो ये सबसे बड़ा प्रभाव पड़ेगा कि भाई इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगा। इन्फ्लेशन बढ़ने से क्या होता है? लोगों की परचेजिंग कैपेसिटी कम हो जाती है, अंततः मार्केट में डिमांड कम होगा, और डिमांड कम होने से क्या होगा? सप्लाई कम होगा। सप्लाई कम होने से बेरोज़गारी जैसी स्थिति बन सकती है। इकॉनमी स्लो डाउन से बच सकता है इस एक फैसले से। इसे ज़रूर ही याद रखिएगा। आज हमने 3 टॉपिक को डिटेल में पढ़ा है। थैंक यू सो मच आप सभी का वीडियो देखने के लिए। जिन्हें भी अचीवर ग्रुप में जुड़ना हो जुड़ सकते हैं। सिलेबस वाइज, डे वाइज, टारगेट वाइज, सब्जेक्ट वाइज डेली प्रैक्टिस करते हैं हम लोग विथ करेंट अफेयर्स, और उसका आपको फिर PDF मिल जाता है। पहले के भी सारे टेस्ट अवेलेबल हैं। जुड़ना हो तो मैसेज कीजिए। धन्यवाद आप सभी का।